रूस युद्ध हार रहा है और वहां के लोग तंग आ गए हैं। ये कड़वी सच्चाई है जिसका सामना पुतिन को करना होगा। फिर भी वो अपनी आंखें बंद करके सच से बचने की कोशिश करते रहते हैं। 20,000 हमलों के बाद भी वो अब तक बात नहीं समझ पाए हैं। जिस बात का उन्होंने वादा किया था कि कभी नहीं होगी, वही अब हो चुकी है। मॉस्को को एक मोर्चा बना दिया गया है क्योंकि यूक्रेन रूस के सबसे महत्वपूर्ण शहर पर हमले कर रहा है। पूरे रूस में यूक्रेनी ड्रोन उड़ रहे हैं और अपने लक्ष्यों पर वार कर रहे हैं। हम फिर से कहेंगे 20,000 हमले। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, क्योंकि पुतिन एक तथाकथित साम्राज्य की अध्यक्षता कर रहे हैं जो पहले ही खत्म हो चुका है और दफनाया जा चुका है, बस उन्हें इसका पता नहीं है। पुतिन को 30 जून और 1 जुलाई की सुबह रूस पर यूक्रेन की जो ड्रोन बढ़त है उसका असर एक बार फिर महसूस हुआ और एक बार फिर पुतिन और उनके साथी इसे आते हुए कभी नहीं देख पाए। उन्होंने यूक्रेन पर हवाई हमला शुरू किया जिसका दुखद नतीजा पहले से तय था। रूस ने हमेशा की तरह आम नागरिकों को निशाना बनाया। जापोरिजिया में रूसी ड्रोन की टक्कर से नागरिक बस में 7 लोग घायल हुए। CNN के मुताबिक क्षेत्र के अन्य हमलों में 1 की मौत, 5 घायल हुए। ये रूस के हवाई अभियान की आतंकी प्रकृति है। ये पुतिन की हताशा का भी संकेत है। रूस कुछ भी निशाना बनाने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी ताकत का कुछ दिखावा कर सके, लेकिन यूक्रेन हर बार जवाब देता है। यूक्रेन ने जापोरिजिया में मारे गए लोगों का बदला लिया। यूक्रेन ने रूस पर लगभग 250 ड्रोन ज्यादा छोड़े जितने रूस ने उन पर दागे थे। कुल 419 ड्रोन भेजे गए जिनमें से 60 सीधे रूसी राजधानी मॉस्को की ओर गए। कुछ हफ्तों में दूसरी बार अंतरिक्ष संचार केंद्र पर हमला हुआ। मॉस्को ने अपने कानून प्रवर्तन अधिकारियों को मदद करने के बजाय छुपने का निर्देश दिया, क्योंकि एक बार फिर यूक्रेन के ड्रोन से रूसी आसमान काला हो गया था। जब भी पुतिन अपनी हताशा दिखाते हैं, यूक्रेन दबाव बढ़ाकर जवाब देता है और रूस के नेता को ये दिखाता है कि जो कुछ भी वो कर सकते हैं अब यूक्रेन उससे कहीं बड़ा और बेहतर कर सकता है। अब हवाई समानता नहीं है, यूक्रेन को बढ़त है। लेकिन ये घटनाएं पूरी कहानी नहीं बताती। हमें व्यापक दृष्टिकोण अपनाना होगा। आंकड़े सब बताते हैं। 2025 से यूक्रेन ने रूस पर 20,000 हमले किए हैं और हर एक का 2 उद्देश्य था। पहला, एक रूसी लक्ष्य को खत्म करना। वो तेल शोधन संयंत्र, टर्मिनल, विनिर्माण संयंत्र या ऐसे कई और लक्ष्य हो सकते हैं जो रूसी युद्ध मशीन को चलाते हैं। दूसरा, युद्ध को रूसी जनता तक वापस लाना। यूक्रेन के ड्रोन उन लोगों को लगातार यह याद दिलाते हैं कि उनके नेता ने जो आक्रमण शुरू किया था, जो कुछ ही दिनों में खत्म हो जाना चाहिए था, वह अब एक ऐसी लड़ाई में बदल चुका है जिसमें रूस जीत से बहुत दूर है। रुख बदल गया है। 2026 में यूक्रेन ही आगे निकल रहा है। मोर्चे से आने वाले आंकड़े भी कुछ खास बेहतर नहीं है। यूक्रेन के हर एक सैनिक के बदले रूस 8 सैनिक खोता है। ये टिकाऊ नहीं है और रूस में रहने वाले लोगों के लिए, जिन्हें पुतिन ने इतने समय तक उस जंग से बचाने की कोशिश की जो उन्होंने खुद शुरू की थी, ये हर दिन और ज्यादा साफ नजर आने लगा है। दसियों हजार लोग यूक्रेन जा रहे हैं लेकिन लौट नहीं रहे। पुतिन या साथी जब हवाई हमलों पर खुद की तारीफ करते हैं, यूक्रेन उन्हें याद दिलाता है कि वह और भी कर सकता है। रूस में कई परिवार तबाह हो रहे हैं, कभी कभी सैन्य ठिकानों पर ड्रोन हमलों से, लेकिन अधिकतर पुतिन के युद्ध की न खत्म होने वाली प्यास से, जो पिता, बेटे और पतियों को उनके अपनों से दूर कर रही है। पुतिन ने रूस में लाखों लोगों के लिए ऐसी हकीकत बना दी है जिससे वे अब पहले से ज्यादा युद्ध महसूस कर रहे हैं। वह हकीकत बहुत कठोर है। रूस हार रहा है। हम रूस और कब्जे वाले क्षेत्रों में इसके सबूत देख सकते हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में, जो पुतिन का गृह नगर है और रूसी ताज के गहनों में से एक है और उन प्रतिष्ठित शहरों में गिना जाता है जिन्हें अच्छी तरह सुरक्षित माना जाता है, हम देख रहे हैं कि यूक्रेनी ड्रोन वहां के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। कब्जे वाले क्रीमिया में, जो रूस की यूक्रेन पर कथित प्रभुत्व का लंबे समय से प्रतीक रहा है, वहां स्कूल बंद किए जा रहे हैं और पेट्रोल पंपों पर उनका इकलौता उत्पाद भी खत्म हो रहा है। ये सब यूक्रेन द्वारा चलाए जा रहे एक शानदार अलगाव अभियान के कारण हो रहा है। अधिकारियों ने रूसी नागरिकों को घर में रहने की चेतावनी दी है और हवाई हमले के सायरन रूस में आम हो गए हैं। इनमें से कुछ की भी उम्मीद नहीं थी।
युद्ध यूक्रेन तक सीमित रहना था और रूस पर हमले सिर्फ पश्चिमी हथियारों से सीमावर्ती क्षेत्रों तक होने थे। लेकिन यूक्रेन ने पुतिन के पूरे युद्ध को उलट कर रख दिया है और उसने ये अपने खुद के हथियार बनाकर किया है, जो अब सैकड़ों और कभी कभी हजारों किलोमीटर तक उड़कर रूस के दिल में गहराई तक हमला कर सकते हैं। ये कड़वी सच्चाई सबसे ज्यादा मास्को में महसूस होती है। जापोरिजिया के लिए यूक्रेन का यह बदला हमला हाल के समय में रूस की राजधानी पर उसका इकलौता हमला बिल्कुल नहीं है। अब मास्को भी कीव जैसा युद्ध क्षेत्र बनता जा रहा है और पुतिन के लोग इसे महसूस कर रहे हैं। जून के मध्य में शहर की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर ड्रोन हमला करीब 1000 ड्रोन और 4 यूक्रेनी क्रूज मिसाइलों के बड़े हमले का हिस्सा था। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि उसने करीब 1000 ड्रोन और 4 यूक्रेनी क्रूज मिसाइलों को रोक लिया था, जिनमें से 200 ड्रोन मास्को की ओर दागे गए थे। लेकिन जलती हुई रिफाइनरी और उसके बाद आसमान में धुआं भरने से हुई काली बारिश एक बिल्कुल अलग कहानी बयां करती है। यूक्रेन के ड्रोन अब सीधे रूस के भीतर वार कर रहे हैं, उड़ानें रद्द करा रहे हैं और मास्को की सड़कों पर लोग उन्हें अपने लक्ष्यों की ओर भनभनाते हुए जाते देख रहे हैं। अब इसे और छुपाया नहीं जा सकता। यूक्रेन के ड्रोन हमलों का पैमाना अभूतपूर्व है और उन्होंने उस अजय रूस की कहानी को तोड़ दिया है जिसे पुतिन ने बनाने की कोशिश की थी। मास्को नया मोर्चा बन गया है। पुतिन इस सब पर मजबूत दिखने की कोशिश कर रहे हैं। अपने आप को एक ऐसे नेता के रूप में दिखाने की छवि जो रूस के लिए हमेशा सबसे अच्छा करेगा और कभी समझौता नहीं करेगा, वो भी बहुत नाजुक थी और एक पुलिस राज्य और जबरदस्त सेंसरशिप के सहारे ही टिकी हुई थी। अब उस छवि की पहले कभी न हुई ऐसी परीक्षा हो रही है और यूक्रेन के लगातार लंबी दूरी वाले ड्रोन अभियान के दबाव में उसमें दरार पड़ रही है। यही छवि पुतिन के लिए हार मानना असंभव बनाती है, भले ही वो जानते हों कि ऐसा करना चाहिए। और उनके जनरल भी उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, जो उन्हें ये बता रहे हैं कि जमीन पर सैनिक उनके लक्ष्य हासिल कर लेंगे, जबकि वे यूक्रेन की रक्षा पंक्तियों से टकराते हुए बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं। मास्को में पुतिन वहां के अभिजात्य वर्ग और मास्को वासियों दोनों को यह भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ हम अभी देख रहे हैं वह बस एक अस्थायी झटका है। ऐसा संभव नहीं। 2025 से रूस में 20,000 हमले हो चुके हैं, जो बहुत बुरा है। अब कई हमले रूसी राजधानी पर हो रहे हैं, जिससे पुतिन की नाकामी साफ नजर आ रही है। पुतिन सुरक्षा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यू वॉइस ऑफ यूक्रेन के अनुसार 23 जून को रूस ने मास्को की हवाई सुरक्षा के लिए कुछ यूनिट्स फ्रंट लाइन से हटा ली, जहां उनकी ज्यादा जरूरत थी। ये उन परिवारों के लिए बहुत कम दिलासा होगा जिनके लोग फ्रंट पर हैं, जिन्हें और भी ज्यादा असुरक्षित बना दिया गया है, ताकि पुतिन रूस के रक्षक की अपनी बनाई हुई छवि को बनाए रख सके। रूस ने पैंटसिर सिस्टम फ्रंट से हटाकर मास्को ऑयल रिफाइनरी पर लगाया, जहां 6 में से सिर्फ 2 मिसाइलें थीं, जबकि 6 होनी चाहिए थी। ऑयल रिफाइनरी अब भी यूक्रेन के जून के हमले से उबर रही थी। रूस की वायु रक्षा प्रणाली का गोला बारूद खत्म हो रहा है। पुतिन मास्को के लोगों से क्या चाहते हैं? पैंटसिर सिस्टम ड्रोन पर फेंकने का कोई फायदा नहीं, जैसा 1 जुलाई के यूक्रेन के बदले के हमले में साफ हुआ। क्या आपको वह अंतरिक्ष संचार केंद्र याद है जिसके बारे में हमने बताया था? वही जिसे पहले भी निशाना बनाया गया था। ऐसे ही ठिकानों के चारों ओर रूस को अपनी वायु रक्षा मजबूत करनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी यूक्रेन ने उसे दोबारा निशाना बना लिया। ड्रोन 500 किलोमीटर से ज्यादा दूर डूबना उपग्रह संचार केंद्र पहुंचे। रूस की रक्षा प्रणाली फिर नाकाम रही। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के ड्रोन ने मॉस्को और व्लादिमीर क्षेत्र में 4 केंद्रों पर हमला किया। यहां तक कि पुतिन को भी यूक्रेन की सफलता को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने यूक्रेन के ताजा हमले से कुछ दिन पहले ही ये बात कही थी। जहां तक महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर हमलों की बात है, खासकर ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर, तो निश्चित रूप से हमारे बुनियादी ढांचे पर ये हमले समस्याएं पैदा करते हैं। ये तो स्पष्ट है। ये 2025 से ही स्पष्ट था। पुतिन को आखिरकार ये मानने में 20,000 हमले लग गए कि एक ऐसी समस्या है जो कभी होनी ही नहीं चाहिए थी। रूस अभी हार रहा है और रूसी लोग यह जानते हैं। वे रोजाना यूक्रेन के ड्रोन को अपनी सीमा में उड़ते हुए देख रहे हैं। वे एक जूझती हुई अर्थव्यवस्था और ऊंची महंगाई का असर महसूस कर रहे हैं, जिससे जीवन यापन की लागत में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। ईंधन कम पड़ रहा है,
यूके की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 5 लाख रूसी मारे गए हैं और घायलों व आत्मसमर्पण करने वालों को मिलाकर युद्ध में हताहत सैनिकों की संख्या 14 लाख से अधिक है। कुछ रिपोर्टों के अनुसार मोर्चे के कुछ हिस्सों में रूसी सैनिकों के जीवित रहने का समय सिर्फ 20 मिनट रह गया है, जो ड्रोन से भरे मौत के इलाकों की प्रभावशीलता दिखाता है, जिनके बारे में पुतिन के जनरल अब भी दावा कर रहे हैं कि वे उनके कब्जे में आ जाएंगे। शायद समय के साथ ऐसा हो भी जाए, लेकिन रूसी लोगों के जख्म लगातार और गहरे होते जा रहे हैं और रूस के अंदर बहुत से लोगों के लिए अब बहुत हो चुका है। वे चाहते हैं कि युद्ध खत्म हो और अब वे उस राष्ट्रपति से जिसने उन्हें इतने लंबे समय तक डरा कर रखा, खुलकर कहने को तैयार होते जा रहे हैं कि युद्ध अब खत्म हो चुका है। रूस हार गया है, मान लो। ये पुतिन के लिए सब कुछ बदल सकता है, लेकिन इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, आपको याद दिला दें कि आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपको हमारे चैनल से जानकारी मिल रही है तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप हमारे वीडियो देखते रहें। रूस में युद्ध विरोधी आवाजें बढ़ रही हैं और वे पुतिन से कह रही है, हमें इस युद्ध से बाहर निकालो। 1 जुलाई की क्यू पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन के मॉस्को पर सबसे बड़े हमले के बाद रूस में युद्ध विरोधी भावना तेजी से बढ़ी है। आउटलेट ने जॉइन यूक्रेन नामक एनजीओ के शोध का हवाला दिया, जिसने यूक्रेन हमलों के बाद सोशल मीडिया चर्चाओं का विश्लेषण किया। टेलीग्राम और अन्य सोशल मीडिया चैनलों पर कुल 41,883 पोस्टों की जांच करने के बाद, जिन पर कुल मिलाकर 594 मिलियन व्यूज आए, शोध के अनुसार रूस में युद्ध विरोधी भावना में 235% की चौंकाने वाली वृद्धि हुई। 18 जून को मॉस्को ऑयल रिफाइनरी पर हमला टर्निंग पॉइंट बन गया है और मॉस्को पर हुई जवाबी कार्रवाई से युद्ध विरोधी भावना में एक और उछाल आ सकता है। यहां हम देख रहे हैं कि वह सूचना एजेंडा जिस पर पुतिन ने इतने लंबे समय तक भरोसा किया था, अब बदल रहा है और यह उनके पक्ष में नहीं है। एंटी वॉर पोस्ट्स में 235% बढ़ोतरी के साथ अध्ययन में रूसी अधिकारियों और यूक्रेन हमलों से निपटने के तरीके की आलोचना भी बढ़ी है। रूस की वायु रक्षा प्रणाली की प्रभावशीलता को लेकर संदेह बढ़ते जा रहे हैं, जो कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि यूक्रेन के ड्रोन का असर साफ तौर पर दिख रहा है। अध्ययन में खुलासा हुआ है कि पुतिन की सरकार पर अपने नागरिकों की सुरक्षा करने में विफल रहने का आरोप लगाया जा रहा है। जॉइन यूक्रेन की यूलिया येलेनिच ने इसे सही तरीके से संक्षेप में बताया, जब लड़ाई दूर हो तो उसे नज़रअंदाज करना या प्रोपोगेंडा के नज़रिए से देखना आसान होता है। जब ड्रोन मॉस्को या अन्य बड़े शहरों में पहुंचते हैं तो रूसी लोग अपनी सुरक्षा के बारे में सोचने लगते हैं, अधिकारियों से सवाल करते हैं, आधिकारिक बयानों को आलोचनात्मक नज़र से परखते हैं और युद्ध खत्म करने की मांग करते हैं, येलेनिच रिपोर्ट करती हैं। यह पुतिन के लिए अस्वीकार्य है। यह अब तक मिले किसी भी सबूत जितना ही स्पष्ट है कि रूस के महान रक्षक के रूप में उनकी स्थिति पर सवाल उठाए जा रहे हैं, यहां तक कि उस पुलिस राज्य के बावजूद जो उन्होंने बनाया है और रूस में सोशल मीडिया और इंटरनेट पर की गई सभी सख्ती के बावजूद असहमति बनी हुई है। न सिर्फ असहमति सामने आ रही है, बल्कि ये बढ़ भी रही है। सोशल मीडिया चर्चाओं के अलावा कई संकेत हैं कि पुतिन के लोग चाहते हैं कि वे आखिरकार यह मान ले कि जैसा उन्होंने यह आक्रमण सोचा था वह अब नाकाम हो चुका है। 19 जून की रिपोर्ट में प्रावदा ने बताया कि पत्रकार बारिदा रुस्तमोवा के फराडे प्रोजेक्ट को यूनाइटेड रशिया पार्टी के सूत्र तक पहुंच मिली, जिसका नेतृत्व पुतिन करते हैं। उस सूत्र ने खुलासा किया कि पार्टी द्वारा चलाए जा रहे फोकस ग्रुप्स में ये बात बार बार सामने आई है कि रूसी लोग अब इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार है कि यूक्रेन युद्ध का अंत जीत के बिना भी हो सकता है। 60% लोगों ने कहा कि वे युद्ध से थक चुके हैं और यूक्रेन के ड्रोन मॉस्को पहुंचने से थकान बढ़ेगी। कुछ दिन बाद 1 जुलाई को टीवीपी वर्ल्ड ने खुलासा किया, कीव स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फ्लिक्टोलॉजी एंड एनालिसिस ऑफ रशिया के एक सर्वे में 1600 में से 81% रशियों ने यूक्रेन युद्ध को कल से ही खत्म करने का समर्थन किया। रूस की पूरी जीत का समर्थन करने वालों की संख्या सिर्फ 9% थी, जो इस सर्वे में अब तक सबसे कम है। शांति आम रूसी की चाह है, लेकिन पुतिन अपनी लोकप्रियता के आंकड़ों को देखकर भी ये तसल्ली नहीं कर सकते कि वे वही कर रहे हैं जो लोग चाहते हैं। उनकी रेटिंग्स गिरती जा रही हैं। 30 जून की न्यूज़वीक रिपोर्ट के अनुसार क्रेमलिन समर्थित पब्लिक ओपिनियन फाउंडेशन ने पाया कि जिन 1500 लोगों से उन्होंने सवाल किए, उनमें से 69% ने कहा कि
कि वे पुतिन पर भरोसा करते हैं। ये आंकड़ा काफी ज्यादा लग सकता है। कई पश्चिमी राजनेता ऐसे भरोसे के आंकड़ों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ कुछ बातें ध्यान देने वाली है। पहली बात, पुतिन द्वारा अपने आक्रमण की शुरुआत के बाद से ये उनके लिए सबसे कम भरोसे का स्तर है। और दूसरी बात, यह एक सर्वेक्षण है जो क्रेमलिन समर्थित स्रोत से आता है, जिसका मतलब है कि आंकड़े शायद हेरफेर किए गए हैं और जिन लोगों से सवाल पूछे जा रहे हैं वे अब भी इस बात को लेकर सतर्क हैं कि अगर उन्होंने पुतिन के प्रति ज्यादा असंतोष जताया तो कहीं गुप्त पुलिस उनके दरवाजे पर दस्तक न दे दे। और फिर भी इन सब बातों के बावजूद करीब 1/3 रूसी अब खुलकर कह रहे हैं कि वे पुतिन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। संदेश बार बार जोरदार और साफ तौर पर भेजा जा रहा है। रूसी लोग 20,000 हमलों से परेशान हैं। वे मॉस्को को निशाना बनाए जाने से तंग आ चुके हैं और वे पुतिन के इस रवैये से भी लगातार परेशान होते जा रहे हैं कि जैसे वह अब भी अपने प्रभाव के साम्राज्य के सपने को आखिर तक पूरा कर सकता है, जबकि 4.5 साल और 14 लाख से ज्यादा हताहत हो चुके हैं। आप सोच सकते हैं कि पुतिन आखिरकार सुनने को तैयार है। आखिरकार वे अब इन सभी संघर्षों को मानने लगे हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप पुतिन को नहीं जानते। हार के सबूत और अपने लोगों का गुस्सा भी पुतिन को नहीं रोकता। वो हमेशा खुद को ही बचाते हैं। पुतिन यूक्रेन की हवाई युद्ध में बढ़ती ताकत और जनता की बदलती भावना से इतने घबराए हैं कि वे खुद को और भी ऐसे लोगों से घेर रहे हैं जो उन्हें इनसे दूर रखें। 2 जुलाई को कीव पोस्ट ने बताया कि पुतिन ने एक नया आदेश जारी कर रूस की संघीय सुरक्षा सेवा यानी FSO के केंद्रीय प्रशासन का विस्तार किया, एक दिन बाद जब यूक्रेन ने मॉस्को में ड्रोन भेजे। FSO गुंडों का एक समूह है जिसका काम पुतिन की सुरक्षा करना है। यूक्रेन पर हमले की शुरुआत के बाद से यह चौथा ऐसा विस्तार है जो हमने देखा है। 2022 से पहले FSO ने 2010 के बाद विस्तार नहीं किया था। अब यह अपने आप में ही एक काफी खराब विचार है। पुतिन ने FSO को इतना अधिकार दे दिया है कि वह रूसी राज्य संचार की निगरानी और पुतिन के संपर्क में आने वाले सभी कर्मचारियों की जांच करता है। रूस के नेता अपनी सनक के कारण वह शक्ति छोड़ रहे हैं जो उनके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। असली समस्या यही सनक है। इस विस्तार से पता चलता है कि पुतिन जानते हैं कि वे सचमुच खतरे में हैं और डरे हुए हैं, सिर्फ यूक्रेन और उसके ड्रोन से नहीं बल्कि सभी से। वह अपने बारे में जनता की राय में गिरावट देख सकते हैं। FSO इसे भी मॉनिटर करता है। अब वह अपनी जंग और लोगों पर पकड़ खोकर अपनी खाल बचाने की हर कोशिश कर रहा है। पुतिन इसी तरह जंग हार रहे हैं। मॉस्को की ओर उड़ते ड्रोन उस बीमारी का लक्षण है जो हर गुजरते दिन के साथ रूस के अंदर और गहराई तक फैलती जा रही है। अगर हालात अच्छे होते तो पुतिन को FSO की ताकत नहीं बढ़ानी पड़ती। उन्हें जनमत सर्वेक्षणों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके लोग अभी भी उनसे इतना डरते कि ग्रैंड प्रोटेक्टर वाले इस संरक्षक राज का साथ देते रहते। लेकिन 25 साल का झांसा अब टूट चुका है। पुतिन पतन की ओर बढ़ रहे हैं और इसे देख सकते हैं। अब वह अपने और लगातार गुस्साई होती जनता के बीच जितने ज्यादा लोग हो सकते हैं उन्हें खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि उनकी वैधता जैसी भी थी उनके पैरों तले से खिसकती जा रही है। इसी तरह हम 2025 के बाद हुए 20,000 हमलों और मॉस्को के ऊपर से उड़ते ड्रोन की बात पर लौटते हैं। अकेले ये हमले यूक्रेन युद्ध नहीं जिता सकते, लेकिन ये बड़े प्रयास का हिस्सा है। ये हमले वही उत्प्रेरक है जिनकी वजह से आज रूस में असंतोष देखने को मिल रहा है। मॉस्को को अब युद्ध क्षेत्र में बदल दिया गया है, जो रूस के सभी लोगों को नजर आ रहा है। यूक्रेन से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहने वाले लोग अब अपनी सुरक्षा को लेकर डर रहे हैं और इसके लिए पुतिन को दोषी मान रहे हैं। पुतिन का बनाया सिस्टम अब पहले से ज्यादा अस्थिर दिख रहा है। अभिजात वर्ग उतने वफादार नहीं है जितना पुतिन को उनकी जरूरत है। पुतिन अब ना तो एक अच्छी तरह से चल रही अर्थव्यवस्था की ओर इशारा कर सकते हैं और ना ही असहमति की कमी से मिलने वाली स्थिरता की ओर। यह सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। रूस के नेता ने पकड़ खो दी है। लेकिन पुतिन के लिए असली विफलता और जो अंततः उनके द्वारा शुरू की गई इस जंग में उनकी हार का कारण बनेगा, वो ये है कि वो टस से मस नहीं हो रहे हैं। FSO के विस्तार का असली मतलब यही है। यूक्रेन व अपने ही लोगों के दबाव के बावजूद पुतिन के बातचीत कर ऐसी शांति पर समझौते की संभावना कम है जिसमें उनकी सभी मांगे न मानी जाए। पुतिन एक जिद्दी आदमी है, बहुत ज्यादा जिद्दी।
यहाँ तक कि जब वो देख रहे हैं कि यूक्रेन की दूरगामी पाबंदियां असर दिखा रही हैं और यूक्रेन लंबी दूरी के मोर्चे पर रूस से आगे निकल रहा है, तब भी वो अपने रास्ते पर कायम रहेंगे। पुतिन ऐसे वादे करते रहेंगे जिन्हें वह निभा नहीं सकते। 20,000 हमले, 30,000, 40,000 और फिर उससे भी ज्यादा हो जाएंगे। और इसी दौरान वह इस साधारण सच को नजरअंदाज करने की कोशिश करेंगे कि रूस इस वक्त हार रहा है। यूक्रेन के धीमा पड़ने के कोई संकेत न दिखने और उसके अपने ही लोगों के उसके खिलाफ होते जाने के बीच पुतिन की जिद ही उनकी अंतिम हार साबित होगी। रूस का ताकतवर नेता देश को बर्बादी की ओर ले जा रहा है। कथित रूसी साम्राज्य पहले ही मर चुका है और दफनाया जा चुका है। मित्र देश पश्चिम की ओर धकेल दिए गए हैं। रूस की अर्थव्यवस्था पहले ही पंगु हो चुकी है। पुतिन जिद के कारण रूस के आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचा रहे हैं और बेअसर राष्ट्रपति बनते जा रहे हैं। और आप हमारे वीडियो में जान सकते हैं कि विरासत के प्रति जुनूनी उस व्यक्ति और उसके नेतृत्व वाले देश के लिए ये इतनी बड़ी समस्या क्यों है। अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि रूस की हकीकत पर हमारी कवरेज मिलती रहे। हमेशा की तरह देखने के लिए धन्यवाद।